और 58 साल में 6 ठो मेडिकल कॉलेज खुला इस राज्य में, और इस 16 साल कर रहे हैं, 16 साल में 6 ठो खोल दिए, अगला 4 साल में 12 ठो और खोल रहे हैं, बन रहा है सब। कोनो हवा में हम नहीं बोल रहे हैं, जमीन पर काम हो रहा है। कहां जा, अब यूक्रेन कहां था? अरे रूस के, एक बात और, यूक्रेन तो रूस का ही ना हिस्सा था, तो वहां जो जाते थे रूस में वो तो कम्युनिस्ट जाते थे ना। ये बात तो अभी नोटिस में आया है कि सब जगह का मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए वहां इतना लोग जा रहा है। ये किसी को मालूम था? हम लोगों को तो मालूम नहीं था कि इतना मेडिकल कॉलेज पढ़ने के लिए अपने राज्य और देश को छोड़ करके कोई विदेश में जा रहा है, और अभी बात आ रही है पर पैसा कम लग रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बैठ जाइए। बिहार के हजारों छात्रों को एमबीबीएस पढ़ाई के लिए निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में नामांकन हेतु प्रतिवर्ष नामांकन में 12 लाख एवं छात्रावास हेतु 3 लाख, कुल लगभग 15 लाख खर्च करने पड़ते हैं। बिहार के गरीब मेधावी छात्र एमबीबीएस पढ़ाई के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाते, जिनके कारण हजारों आर्थिक रूप से कमजोर छात्र छात्राएं मेडिकल की पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। जबकि यूक्रेन, नेपाल, चीन, फिलीपींस इत्यादि देशों में एमबीबीएस पढ़ाई के नामांकन तथा छात्रावास में प्रत्येक वर्ष मात्र 4 से 5 लाख रुपए की लागत आती है, जिसके कारण बिहार के छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश जाना पड़ता है। बिहार के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में एमबीबीएस की पढ़ाई के खर्च में फी कैपिंग कर 4 से 5 लाख प्रतिवर्ष करने तथा बिहार में और अधिक सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण कर बिहार के होनहार और मेधावी छात्रों को पलायन से रोका जा सकता है। अतः बिहार के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में एमबीबीएस पढ़ाई के लिए फी कैपिंग करने तथा सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एमबीबीएस की पढ़ाई के नामांकन हेतु भारत सरकार की संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा प्रत्येक वर्ष नीट परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से ही राज्य के सभी सरकारी एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में नामांकन लिया जाता है। जनहित में राज्य के निजी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में लिए जाने वाले ट्यूशन फी का निर्धारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टीएमए पई केस में दिनांक 12/8/2005 को पारित आदेश के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त माननीय न्यायमूर्ति श्री अखिलेश चंद्र की अध्यक्षता में गठित स्वतंत्र समिति द्वारा किया जाता है, और एक बार तय किए गए शुल्क का पुनर्निर्धारण 3 वर्ष बाद ही किया जाता है। समिति द्वारा शुल्क का निर्धारण करते समय समिति द्वारा एनएमसी नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के तहत निम्नांकित बिंदुओं पर विचार करते हुए निर्णय लिया जाता है। पहला, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ का वेतन एवं भत्ता उस संस्थान का, प्रशासनिक सेवाओं का व्यय, प्रयोगशाला का संधारण लागत, आकस्मिक व्यय वैज्ञानिक आवश्यकताओं सहित, पुस्तकालय हेतु पुस्तकों एवं जर्नल्स की आपूर्ति का व्यय, आधारभूत सुविधाओं सहित भवनों का संधारण का व्यय, निवेश किए गए पूंजीगत व्यय आधारभूत सुविधाओं सहित शुल्क निर्धारण समिति द्वारा आकलित किए गए अन्य आवर्ती व्यय। यहां पर यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि विभिन्न देशों में एमबीबीएस अथवा समकक्ष पाठ्यक्रम हेतु चिकित्सा महाविद्यालयों के मानक एवं पठन पाठन से संबंधित आधारभूत संरचना में अंतर होता है। यह भी उल्लेखनीय है कि इन देशों से उत्तीर्ण एमबीबीएस अथवा समकक्ष पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्रों के लिए अपने देश में इलाज शुरू करने हेतु योग्य चिकित्सकों की पहचान हेतु एनएमसी द्वारा फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा प्रतिवर्ष कराई जाती है। देश के किसी भी राज्य में प्रैक्टिस प्रारंभ करने के पूर्व मेडिकल रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता कानूनी रूप से आवश्यक है। यह निबंधन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही संभव है। मैं यह भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि भारत सरकार ने अगले अकादमिक वर्षों से देश भर के निजी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों हेतु यह दिशा निर्देश नियमन दिया है कि निजी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में 50% सीटों पर छात्र छात्राओं से सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों जितनी ही फीस ली जाएगी। नेशनल मेडिकल काउंसिल
द्वारा नामांकन फीस संबंधी अपने दिशा निर्देश में दिनांक 3 फरवरी 2022 को यह भी स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि कोई भी संस्था कैपिटेशन फी किसी भी रूप में नहीं वसूल सकती है। साथ ही एमबीबीएस पीजी कोर्स में नामांकन संबंधी फीस निर्धारण के क्रम में नॉट फॉर प्रॉफिट सिद्धांत के आधार पर विचार करने का निर्देश दिया गया है। वर्तमान में बिहार राज्य में एम्स और ईएसआईसी बिहटा समेत कुल 12 चिकित्सा महाविद्यालय सरकारी संचालित हैं तथा 12 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल निर्माणाधीन हैं। इस प्रकार अगले 3 से 4 वर्षों में राज्य में कुल 24 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल हो जाएंगे। माननीय सदस्यों की भावना के संबंध में एवं जनहित में शिक्षण शुल्क के उचित निर्धारण हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार गठित स्वतंत्र इकाई शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति को भी विभाग द्वारा सम्यक विचारण हेतु अवगत करा दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि स्टेट के पास अपना रहता है कि अपने स्टेट में क्या फीस निर्धारण किया जाता है और हर स्टेट में अलग अलग है। अगर नेशनल मेडिकल काउंसिल के हिसाब से फीस निर्धारण रहता तो पूरे भारत में यूनिफॉर्म फीस रहता। हर स्टेट में हर कॉलेजेस में अलग अलग फीस लिया जाता है। ये बात माननीय मंत्री को भी पता होगा। मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जैसे भारत में बहुत ऐसा काम किए हैं कि जो एक मार्गदर्शक के रूप में बिहार उभरा है, जैसे कि आरक्षण दिए महिलाओं का पंचायती राज, उसके बाद अलग राज्य ने अडॉप्ट किया उसको। उसी तरह मैं इसमें भी चाहता हूं कि आप एक फीस निर्धारित कम करें ताकि यहां से जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, जो टैलेंटेड हैं, वो पढ़ सकें। इससे हमारे बिहार का उन्नति होगा। वो हमारे बिहार के भविष्य हैं, ये इनके हाथ में है। ये चाहे तो हमारी सरकार ये कर सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री ये काम करेंगे। उसके बाद भारत के अनेक मेडिकल कॉलेजेस जो ज्यादा फीस लेते हैं वो भी कम करेंगे। इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट का वो दे करके इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैं आग्रह करता हूं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से कि अगर कहा जाता है स्मॉल चेंजेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, तो इसलिए इस पे ध्यान दिया जाए। यही पूरा क्या है? हाँ, आग्रह है कि आप इसको करें, मेरा यही आग्रह है। महोदय, एमबीबीएस एवं पीजी में नामांकन, परीक्षा का आयोजन एवं अन्य सभी संबंधित दिशा निर्देश का सीधा पर्यवेक्षण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। इस दिशा निर्देश का अनुपालन भारत सरकार एनएमसी एवं मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा कराती है। मैंने अपने प्रश्न के जवाब में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ही उच्च न्यायालय के माननीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र इकाई गठित है और उस इकाई के द्वारा शुल्क निर्धारण किया जाता है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि अलग अलग कॉलेज के अलग अलग शुल्क होते हैं, उस संबंध में मैंने 8 जो मानक हैं उसकी चर्चा की है कि एनएमसी ने यह निर्देश दिया है कि जिस संस्थान का शुल्क तय किया जा रहा है उन संस्थानों का शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ का वेतन एवं भत्ता देखिए, प्रशासनिक सेवाओं का व्यय देखिए, प्रयोगशाला का संधारण लागत देखिए, आकस्मिक व्यय वैज्ञानिक आवश्यकताओं सहित देखिए, पुस्तकालय हेतु पुस्तकों एवं जर्नल्स की आपूर्ति का व्यय देखिए, आधारभूत सुविधाओं सहित भवनों का संधारण का व्यय देखिए, निवेश किए गए पूंजीगत व्यय आधारभूत सुविधाओं को देखिए, शुल्क निर्धारण समिति द्वारा आकलित अन्य आवर्ती व्यय देखा जाता है। इसके बाद भी माननीय सदस्य की जो भावना है और पूरे सदन की मैं समझता हूं कि ये भावना होगी, मेरी भी वही भावना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यही भावना है कि ये शुल्क कैसे कुछ और कम किए जाएं। इसीलिए मैंने कहा है कि ये सदन की जो भावना है, माननीय सदस्यों की जो भावना है, उस भावना से जो स्वतंत्र इकाई है माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति है, उनको हम इससे अवगत कराएंगे और आग्रह करेंगे। पूरक है। अभी उन्हीं का पूरक है। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अभी आप कहाँ आ गए, पहले बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय
ये तो होगा ही। और माननीय मुख्यमंत्री, पहले 8 ही मेडिकल कॉलेज थे बिहार में, अब 24 हो रहे हैं सरकारी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मेरा आग्रह है कि हर एक जिला में भी मेडिकल कॉलेज हो जाए, जैसे महाराष्ट्र में है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। बेगूसराय, खगड़िया में भी मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। लेकिन माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री बार बार ये बोल रहे हैं कि उनका खर्चा का व्यय दिखाया जा रहा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का। सारा व्यय भी दिखा दिया जाए खर्चा का, उसके बाद भी 4 से 5 लाख से ज्यादा लेना अनुचित है। ये एक पैसा कमाने का एक जरिया बना दिया गया है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, उसको रोकना पड़ेगा हमें बिहार के हित में। ये बहुत बड़ा मुद्दा है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के लिए मैं उठाया हूं। सारे सदन के सदस्य भी हमारे आपका सुझाव ग्रहण किए। चलिए नीतीश मिश्रा जी, आपके पहले हाथ उठाए, बैठ जाइए आप। माननीय मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट से बताया। मैं 2 पूरक माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वर्तमान में हमारे यहाँ कितने सीट्स, हमारे इनटेक कितने हैं, और जो 12 हमारे प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज हैं जब बन जाएंगे तो बिहार में कितने मेडिकल सीट्स होंगे। और दूसरा मेरा ये प्रश्न है अध्यक्ष महोदय कि जो 12 मेडिकल कॉलेज हमारे आने वाले समय में फंक्शनल होंगे, एक कठिनाई है कि फैकल्टी की कमी हमारे सभी मेडिकल कॉलेजेस में है। और आज भी प्रतिनियुक्ति पर जब एमसीआई का इंस्पेक्शन होता है तो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेजेस में फैकल्टी को या प्रोफेसर्स को वहां पर हम लोग प्रतिनियुक्त करते हैं। तो 12 प्रस्तावित जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें हमारे जो मेडिकल काउंसिल के जो प्रावधान हैं उसके तहत हमारे यहाँ सारे टीचिंग फैकल्टी हो जाएं, उसके बारे में सरकार की क्या योजना है? इस प्रश्न से जुड़ा नहीं है, फिर भी माननीय महोदय मंत्री। नहीं, प्रश्न से जुड़ा नहीं है, बिल्कुल ही अलग प्रश्न है ये, लेकिन सदन के लिए जरूरी है इसका जानकारी रहे। लगभग 1850 अभी यूजी की सीटें राज्य के अंदर में जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस है उसके अंदर में, और भविष्य में जो मेडिकल कॉलेजेस हम खोलने वाले हैं उन मेडिकल कॉलेजेस में भी जो हमको असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की जरूरत है, उसकी नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत हम नियुक्ति करते हैं। लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि फैकल्टी की कमी के कारण कठिनाइयां आती हैं, और जब एमसीआई का इंस्पेक्शन होता है तो उस समय कभी कभी डिफिशियंसी एमसीआई की तरफ से दिखाई जाती है। मैं माननीय सदस्य को इतना कहना चाहूंगा कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका समाधान अचानक एक दिन में नहीं निकाला जा सकता है। यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और यदि पूर्व से इस राज्य के अंदर मेडिकल कॉलेजेस पर्याप्त संख्या में खोले गए होते, यदि इस राज्य के अंदर पर्याप्त संख्या में मेडिकल पढ़ के बच्चे आगे बढ़े होते, तो आज राज्य के अंदर ना चिकित्सकों की कमी होती, ना चिकित्सा क्षेत्र के शिक्षकों की कमी होती। और मैं माननीय संजीव जी को कहना चाहूंगा कि 2005 तक 8 नहीं 6 ही सरकारी कॉलेज था। 16 सुन लीजिए जो काम मैं ठीक है, 1947 से 2005 आने में 58 साल लगा महोदय, और 58 साल में 6 ठो मेडिकल कॉलेज खुला इस राज्य में, और इस 16 साल कर रहे हैं, 16 साल में 6 ठो खोल दिए, अगला 4 साल में 12 ठो और खोल रहे हैं, बन रहा है सब, कोनो हवा में हम नहीं बोल रहे हैं, जमीन पर काम हो रहा है। तो सोचिए कि 56 साल में 6 गो और 16 4 साल और जोड़ दीजिए, तब 20 साल में हम 18 को देंगे। अब कितना काम किए सो देख लीजिए। लेकिन प्रश्न ये नहीं था, प्रश्न से चूंकि अलग संबंधित प्रश्न पूछा गया पूरक, तो मैंने उस संबंध में जवाब दिया है। लेकिन मूल प्रश्न जो है, ठीक है, नहीं हम मूल प्रश्न जो है, मूल प्रश्न जो है माननीय सदस्य, मूल प्रश्न के संबंध में मैंने कहा गंभीरता से ये पूरे बिहार। माननीय मंत्री जी, आज यूक्रेन के मामला को देखते हुए बिहार के इतने बच्चे मेडिकल पढ़ने वहां जाते हैं, ये विषय बहुत गंभीर है कि बिहार के बच्चे बिहार में पढ़ें। सरकार की सजगता दिखाई पड़ रही है, लेकिन इसको और गंभीरता से लेने की जरूरत है। इसी क्रम में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को और सदन से अनुरोध करना चाहती हूँ। माननीय सदस्य बैठ जाएं। एक मिनट, आपका सिग्नेचर इस पर नहीं है, जिनका माननीय बैठ जाइए। इतने बच्चे बिहार के महोदय इतने बच्चे बिहार के
यूक्रेन से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से बिहार वापस लौटे हैं। मनोज मंजिल जी किसी दिन एगो फूल लेके नहीं गए किसी लड़का का स्वागत करने के लिए, और यहाँ भाषण दे रहे हैं। लखेंद्र जी, माननीय सदस्य लखेंद्र कुमार जी, मंजिल जी बैठ जाइए। मंजिल जी बैठ जाइए, गंभीरता सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी को, जो यूक्रेन में फंसे हुए बिहार और देश के बच्चे को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाए। हमारे वैशाली जिला में 5 बच्चे उसी से जुड़ा हुआ है, उसी से जुड़ा हुआ है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी से जुड़ा हुआ है। वैशाली भूमिका में समय बर्बाद मत करिए। 5 बच्चे यूक्रेन से आए हैं। हमने परिवार के लोगों से मिला और परिवार के लोगों से मिलने के बाद मैक्सिमम विद्यार्थी मेडिकल के छात्र थे। अब मेडिकल के छात्र यूक्रेन में पढ़ते। हमने पूछा जो भाई यूक्रेन आप क्यों गए, तो कहा जो वहां फीस बहुत कम लगते हैं, और दूसरा क्या है, आरक्षण का कैटेगरी भी वहां तय किया गया है आरक्षण के आधार पर। क्या तो मैं केवल माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, जो मेडिकल के पढ़ाई करने के लिए क्या इसमें आरक्षण रोस्टर पर भी ध्यान दिया गया है क्या इसमें खर्चा का भी निर्धारित की गई है क्या? मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं। ये इस प्रश्न से अब जो बार बार इस पर चर्चा हो रही है, यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए तो पूरा केंद्र सरकार लगी हुई है। वहां से जो आते हैं हम लोग घर पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये बात तो अभी नोटिस में आया है कि सब जगह का मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए वहां इतना लोग जा रहा है। ये किसी को मालूम था? हम लोगों को तो मालूम नहीं था कि इतना मेडिकल कॉलेज पढ़ने के लिए अपने राज्य और देश को छोड़ करके कोई विदेश में जा रहा है। और अभी बात आ रही है पर पैसा कम लग रहा है। अरे भाई पैसा कम लग रहा थी तो नेशनल लेवल पर ना सोचना पड़ेगा। और यहां पर जो भी एडमिशन होता है उसके लिए तो पूरा कंपटीशन देश भर में ना होता है, नेशनल लेवल पर होता है। अगर सरकारी में सुन लीजिए, पहले आप सुनिए, पहले बात को सुन लीजिए। जब यहां पर जो भी कंपटीशन होता है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, सब जगह के लिए उसी से एडमिशन होता है। अब बाहर जा रहा है जिसको कोई परीक्षा तो देनी नहीं है, तो वहां गया है, तो अब ना सारी बात आ रही है भाई कि यहां के बजाय बाहर इतने लोग जा रहे हैं। तो ये सब चीज पर एक बार गौर तो नेशनल लेवल पर सोचना है कि गौर करिएगा कि बिहार एक गरीब राज्य है, खाली यहां के लोग नहीं गए, अमीर अमीर राज्य के लोग भी गए हैं वहां पढ़ने के लिए। तो ये जरा समझ लीजिए ना कि कोई एक जगह का प्रॉब्लम नहीं है, सभी जगह का प्रॉब्लम है। तो ये तो राष्ट्रीय स्तर पर ही ना सोचा जाएगा कि हमारे राज्य के बच्चे यहां के बजाय दूसरे देशों में मेडिकल पढ़ने के लिए जाते हैं, क्या उनको ये सुविधा इतनी ज्यादा है तो यहां क्या किया जा सकता है कि किसी को बाहर जाने की जरूरत ना हो? तो ये तो एक अलग बात है। लेकिन ये बात जो आप कह रहे हैं ना, ये तो हम लोगों को भी पहली बार जानने को मिला कि साहब इतना लोग चला जा रहा है बाहर पढ़ने के लिए, जबकि बिहार देश में भी है और यहां पर भी सरकारी भी प्राइवेट भी सब बात कर रहे हैं। हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन एक नई चीज आ गई है, ये बात सही है। तो देखना पड़ेगा ही कि भाई कोई भी, और हम लोगों को तो आश्चर्य लगा कि यहां से भी साधारण इलाके के लोग, परिवार का लोग इतना ज्यादा विदेश में भेज दे रहा है। कैसे इतनी जानकारी है? ये नया जो सोशल मीडिया आ गया उसी से ही सब चीज जानकारी है। हम तो सोशल मीडिया के पहले वाले हैं। हम अरे इतना ज्यादा नहीं जाते थे। देखिए कहां अब यूक्रेन कहां था? अरे रूस के, एक बात और, यूक्रेन तो रूस का ही ना हिस्सा था, तो वहां जो जाते थे रूस में वो तो कम्युनिस्ट जाते थे ना, पहले भी जाते थे। तो यूक्रेन तो रूस का ही हिस्सा था, तो उस समय तो खाली कम्युनिस्ट पार्टी वाले जाते थे, सीपीआई और सीपीएम के लोग ही बाहर पढ़ने जाते थे। ये बात जरा पुराना बतवा जान लीजिए। अब नई बात आई है, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप भी कम्युनिस्ट पार्टी में थे, उसी का एक हिस्सा हो गए। तो अरे वो हमने, अरे मेरा कोई विरोध नहीं है, आप बात समझिए। हम लोग भी आपको हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लोगों को तो बहुत हाल में ये बात जानने को मिला कि इतने लोग बाहर चले जा रहे हैं। तो सचमुच सोचना पड़ेगा कि भाई किसी को, अब पहले तो हम लोग वही जानते थे कि भाई कुछ ही लोग जा रहे थे, लेकिन अब हाँ इतना लोग
अब जा रहे हैं तो इन सब चीजों पर तो निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। ये विचार चल रहा हो करेंगे, लेकिन एक बात जान लीजिए, अभी अचानक कोई राज्य सरकार का सिर्फ विषय नहीं है, ये तो सबको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि कैसे हमारे बच्चे बच्चियों को बाहर जाने की कोई नौबत ना आए। ये हम लोग जरूर सोचना चाहेंगे, ये जरूर है, ये बात भी मन में रखिए।